नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। चार ऑप्शन है आपके सामने, 1565 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 185 ईस्वी या 1570 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1565 ईस्वी में। कब हुआ था ये तालीकोटा का युद्ध? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा कहाँ है, सबसे पहले तो उसको जान लेते हैं और किन लोगों के मध्य हुआ था इसको भी जान लेते हैं। तालीकोटा जो है वर्तमान में इसकी जो लोकेशन दिखाई देती है हमें, ये वर्तमान कर्नाटक में दिखाई देती है। कहाँ पर? तो वर्तमान का जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पर ये लोकेशन इसकी दिखाई देती है तालीकोटा की। और ये जो युद्ध हुआ था या जो लड़ाई हुई थी ये राक्षस तंगड़ी या राक्षसी तांगड़ी करके एक गांव था, उस गांव के पास ये युद्ध हुआ था। तो कई बार तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखेंगे आप। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे कि ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, ये हुआ किन के मध्य था? तो ये हुआ था विजयनगर राज्य किसके बीच? तो विजयनगर राज्य या साम्राज्य वर्सेस दक्षिण के जो राज्य थे इस्लामिक राज्य उनके बीच। तो दक्षिण के जो अन्य राज्य थे उनके बीच तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? तालीकोटा का। कब लड़ा गया था? तो 1565 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, फिरोज शाह प्रथम या महमूद गवां। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण किया गया। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ है? कोणार्क, हैदराबाद, पुरी या बीजापुर। तो बात किसकी की गई है? गोल गुंबज की। तो गोल गुंबज जो है वर्तमान में ये कहाँ पर है? बीजापुर में। ध्यान रखेंगे बीजापुर में है ये गोल गुंबज। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर। तो प्रश्न किसके बारे में किया गया है? विजय स्तंभ के बारे में किया गया है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि विजय स्तंभ है कहाँ? राजस्थान। विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो वर्तमान में इसकी जो लोकेशन दिखाई देती है विजय स्तंभ की वो है राजस्थान में। कहाँ पर? तो जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ के किले में ये किला जो है चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा किला? तो चित्तौड़गढ़ के किले में आपको ये विजय स्तंभ दिखाई देता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। राज्य है राजस्थान। अब आ जाते हैं प्रश्न के ऊपर कि इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा रतन सिंह ने या राणा हमीर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। और ये जो राणा कुंभा है वो कौन से वंश से संबंधित है? तो ये भी जान लीजिए, वो सिसोदिया वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? तो ध्यान रखेंगे सिसोदिया वंश। और ये जो विजय स्तंभ इन्होंने बनवाया था, ये बनवाया था इन्होंने जो मालवा के जो नवाब थे या मालवा का जो शासक था उसको पराजित करने पे। तो मालवा का जो शासक था खिलजी वंश का, उस शासक को पराजित करने की स्मृति में उन्होंने क्या बनवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि ये विजय स्तंभ बनाने वाला व्यक्ति कौन दिखाई देता है? राणा कुंभा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन, बहमन शाह, जफर खान या फिरोज शाह या नजीर शाह या अमीर शाह। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अलाउद्दीन बहमन शाह, या जिसको जफर खान के नाम से भी जाना जाता है उसे ही बहमनी राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो बहमनी राज्य एक दक्षिण भारतीय राज्य था। कहाँ पर शासन किया इसने? तो इस राज्य ने दक्षिण भारत पर शासन किया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किसके बारे में बात की गई है? कोहिनूर हीरा की किस खान से निकाला गया था? मतलब कौन सी खदान थी जहां से ये हीरा प्राप्त हुआ था, या वो जगह बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी में छोटा नागपुर, सी है बीजापुर और डी है गोलकुंडा। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो कोहिनूर हीरा है जो कि वर्तमान में ब्रिटिश क्राउन के पास है, इस हीरे की प्राप्ति भारत से हुई थी और भारत की गोलकुंडा खदानों से हुई थी। कौन सी खदानों से? तो ध्यान रखेंगे गोलकुंडा खदानों से। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां,
हुमायूं, बाबर या अकबर? तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबर। भारत पर जिस मुगल शासक ने सर्वप्रथम शासन किया था वो कौन था? बाबर। बाबर के बारे में आप सभी को पता है कि 1526 में उसने भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। और किससे लड़ा था ये भी ध्यान रखेंगे। अंतिम सल्तनत काल के अंतिम शासक, या आप एक तरह से बोल सकते हैं सल्तनत काल के अंतिम वंश, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था उसने। तो ये है कौन? बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन है? तो वो है बाबर। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1516, 1761, 1526 या 1556? तो बात की गई है किसके बारे में? पानीपत की पहली लड़ाई की। तो ये कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में या एडी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की, ये लड़ाई लड़ी गई थी किसके बीच? तो लोदी वंश के शासक, क्या नाम है उसका? तो ध्यान रखेंगे लोदी वंश का शासक दिखाई देता है कौन? इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश का शासक दिखाई देता है इब्राहिम लोदी। और ये युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? तो मुगल वंश का पहला शासक वो जो था कौन? बाबर। तो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो याद रखेंगे बाबर की विजय हुई थी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो सबसे महत्वपूर्ण पहला बात तो यही कि बाबर के बारे में पूछा गया है और उसके संस्मरण मतलब उसकी आत्मकथा के बारे में पूछा गया है, जिसका नाम है तुझके बाबरी। तो बाबर ने तुझके बाबरी नामक ग्रंथ लिखा है, ये उसकी आत्मकथा है। इसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। तो तुझके बाबरी या बाबरनामा, ये लेखक कौन है इसका? तो वो बाबर है, ये बाबर की आत्मकथा है, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किस भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक? मंगोल, फारसी, तुर्की या अरबी? तो ध्यान रखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। किस भाषा में लिखी है? तो उसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई या पानीपत की पहली लड़ाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पानीपत की पहली लड़ाई। प्रश्न पूछा गया कि मुगल साम्राज्य की नींव, तो आप सभी को पता है कि पहला युद्ध 1526 में पानीपत का लड़ा गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही ये लगभग एक तरह से तय हो गया था कि भारत में मुगल अब शासन कर सकते हैं। तो वो पानीपत की पहली लड़ाई है जिसके बाद भारत में मुगलों की नींव पड़ गई। आते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, तैमूर ने, शेरशाह सूरी ने या बाबर ने? तो ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे पहले जो तोप लाया था वो व्यक्ति था बाबर। बाबर ही वो व्यक्ति था जिसने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े थे भारत से बाहर रहते हुए। और इस दौरान उसने जितने भी युद्ध लड़े थे उनसे कुछ ना कुछ उसने सीखा था। और इस सीखने के दौरान ही उसने एक जो नई चीज़ सीखी थी वो थी तोप खानों का या तोपों का प्रयोग। और इसी तोपों के प्रयोग के माध्यम से जब वो भारत में पहला युद्ध लड़ता है पानीपत का युद्ध, तो बड़ी आसानी से ही वो यहाँ का जो शासक था सल्तनत काल का शासक इब्राहिम लोदी, उसे बड़ी आसानी से युद्ध क्षेत्र में हरा देता है। तो वो जो तोप था उसका, उस तोप के प्रयोग से उसको आसानी हुई पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने में। तो बाबर ही वो व्यक्ति है जिसने पहली बार भारत में किसका प्रयोग किया? तोपों का। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है? बाबर। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन? राणा सांगा। खानवा का युद्ध आपको ध्यान रखना होगा कि ये युद्ध कब लड़ा गया था, बाबर किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो प्रश्न के बाद पहले देख लेते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ था कब? 1527 में। तो पहला युद्ध बाबर ने जो लड़ा था, बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े लगातार। पहला पानीपत का युद्ध है जो कि 1526 में लड़ता है, दूसरा वो लड़ता है 1527 में खानवा का युद्ध, तीसरा लड़ता है 1528 में चंदेरी का युद्ध और चौथा लड़ता है 1529 में कौन सा? घाघरा का युद्ध। तो ये चारों युद्ध उसने एक एक करके एक वर्षों में लड़े। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से देखा जाए वो कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध ही था, जो कि कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। और किसके मध्य लड़ा गया? तो बाबर और उस समय के सबसे ताकतवर राजपूत शासक कौन? राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई? तो ध्यान रखेंगे बाबर की विजय हुई। तो ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध के बाद ये तय हो गया कि अब भारत में कौन शासन करेगा? मुगल शासन करेंगे और बाबर का वंशी यहाँ पर शासन करेगा। और उस समय की जो सबसे ताकतवर राजपूत सत्ता थी वो इसमें पराजित हो जाती है। तो ये बहुत ही निर्णायक युद्ध है अपने आप में। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली? तो ध्यान रखेंगे बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी और उसे प्रारंभ में आगरा के आराम बाग नामक स्थान में, कहाँ पर? तो आराम बाग नामक स्थान में दफनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी और उसकी कब्र, प्रारंभिक कब्र कहाँ दिखाई देती है? आगरा के आराम बाग नामक स्थान पर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो बात किसकी की गई है? 1540 ईस्वी के युद्ध की। और पूछा गया है क्या? तो 1540 ईस्वी में वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा था? ऑप्शन ए दौरा, ऑप्शन बी सूरजगढ़, ऑप्शन सी कन्नौज या ऑप्शन डी चौसा। तो ध्यान रखेंगे 1540 में जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था वो युद्ध था कन्नौज का युद्ध। और ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ध्यान रखेंगे हुमायूं और सूरी वंश के शासक जिसका नाम क्या था? शेर शाह सूरी। तो ध्यान रखेंगे शेर शाह सूरी और हुमायूं, इन दोनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया। और इस पराजय के बाद ये तय हो गया कि अब यहाँ पर हुमायूं तो शासन नहीं कर सकता, हुमायूं को देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित होता है और इस युद्ध के बाद हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ता है और भारत पर या दिल्ली पर एक नया वंश शासन शुरू करता है। और वो वंश कौन सा है? सूरी वंश। और जिसका संस्थापक कौन दिखाई देगा आपको? शेर शाह सूरी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब लड़ा गया? 1540 में। कहाँ पर लड़ा गया? तो कन्नौज का युद्ध। तो ध्यान रखेंगे इस युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक और नाम मिलता है इस युद्ध का, ध्यान रखेंगे, वो है बिलग्राम। तो कन्नौज या बिलग्राम दोनों ध्यान में रखेंगे नाम। तो कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, और ये लड़ा गया 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। विजय किसकी हुई इसमें? शेर शाह सूरी की। पराजय हुई हुमायूं की। और इस युद्ध में मिली पराजय के बाद हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, हाजी बेगम या हुमायूं? तो इसका सही जवाब है हाजी बेगम। हुमायूं की जो एक प्रिय पत्नी थी उसी ने, हाजी बेगम ने ही उसका मकबरा बनवाया था। कहाँ पर है उसका मकबरा? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जैसे बताया हुआ है दिल्ली में। तो दिल्ली में ही स्थित है हुमायूं का मकबरा, जिसे बनवाने वाला व्यक्ति कौन है? उसकी पत्नी हाजी बेगम। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो किसकी बात की जा रही है? टोडरमल की बात की जा रही है। क्या चीज़ था वो? किस क्षेत्र में फेमस था या प्रसिद्ध था? तो एक राजस्व अधिकारी था। आप ध्यान रखेंगे जो टोडरमल है उसे भारतीय इतिहास में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? तो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था जो थी उसका जनक किसको माना जाता है? राजा टोडरमल को माना जाता है। प्रश्न ये पूछा गया है कि वो इनमें से किन व्यक्तियों के अधीन सेवारत था? भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर या शेर शाह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वह प्रारंभ में शेर शाह सूरी के अधीन कार्यरत था। बाद में ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल होता है। तो याद रखेंगे कौन? शेर शाह सूरी। यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब होगा शेर शाह सूरी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष? तो बात किसकी की जा रही है? अकबर की। और क्या पूछा जा रहा है कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसकी आयु कितनी वर्ष थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 13 वर्ष। जब अकबर मात्र 13 वर्ष का था तभी उसके पिता का निधन हो जाता है और उसके चलते उसको राज्य सत्ता सौंप दी जाती है। प्रश्न में यह भी इंपॉर्टेंट है कि उसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, और इसमें दिया भी हुआ है कि कहाँ पर हुआ था। तो कलानौर या कालानौर, जगह का नाम क्या है? कई जगहों पर कलानौर दिया है, कई जगह कालानौर। तो दोनों ध्यान रखेंगे, कलानौर या कालानौर नामक स्थान है। ये कहाँ पर है? तो ये स्थान है पंजाब में। पंजाब में कहाँ पर है? तो पंजाब का जो गुरुदासपुर जिला है, तो पंजाब के गुरुदासपुर जिले में ये लोकेशन आपको दिखाई देती है। कौन सी? कालानौर। और यहीं पर मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर राज्याभिषेक करवाता है अपना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? किसके बारे में बात की गई है? रज्मनामा नामक ग्रंथ की बात की गई है। और ये पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन से ग्रंथ है जिसका वो एक फारसी अनुवाद है? महाभारत, रामायण, पंचतंत्र या कथा सरित सागर? तो ध्यान रखेंगे रज्मनामा फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रज्मनामा कौन से ग्रंथ, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने, अबुल फजल ने, इब्न बतूता ने या बाबर ने? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि
महाभारत जो है उसका फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है क्या, रज़्मनामा। और प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो फारसी अनुवाद किया गया है महाभारत का रज़्मनामा नाम से, किस व्यक्ति ने किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बदायूनी। कौन है वो व्यक्ति, तो बदायूनी ही व्यक्ति है जिसने ये कार्य किया है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया, अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ या ईश्वरदास। तो इस प्रश्न का भी उत्तर है कौन, बदायूनी। तो रामायण का फारसी में अनुवाद भी करता हुआ कौन दिखाई देता है, बदायूनी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था। तो किसकी बात की जा रही है, पंचमहल नामक एक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। और ये पूछा गया है कि इस ये पंचमहल है कहाँ पर, बनवाने वाला व्यक्ति कौन है, अकबर। तो पंचमहल नामक एक स्थापत्य की बात की जा रही है और जिसका निर्माणकर्ता कौन दिखाई दे रहा है, अकबर। प्रश्न में पूछा गया है कि ये पंचमहल नामक स्थापत्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, लाहौर में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में या सिकंदर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि पंचमहल नामक एक संरचना स्थित है आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर के द्वारा बसाया गया शहर फतेहपुर सीकरी, और उसी शहर उसी महल में आपको क्या दिखाई देगा, पंचमहल। और ये जो पंचमहल है इसकी आकृति पिरामिड के आकार की दिखाई देती है। किस आकार की दिखाई देती है, तो पिरामिड नुमा संरचना है कौन, ये पंचमहल। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की, मिस्र के लोगों ने, सुमेर के लोगों ने, ग्रीक के लोगों ने या चीन के लोगों ने। तो आपको ये बताना है कि ये चार जो अलग अलग सभ्यताएं हैं इनमें से वो कौन सी सभ्यता है जिन लोगों ने या जहाँ के लोगों ने सबसे पहले लेखन कला का शुरुआत किया था, ऐसा माना जाता है इतिहास में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सुमेरियन। सुमेरियन वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले विश्व में, ऐसा माना जाता है कि लिखने की कला का खोज किया था। सुमेरियन मतलब मेसोपोटामिया। तो ध्यान रखेंगे सुमेर सभ्यता कहाँ पर विकसित थी, तो ये मेसोपोटामिया में विकसित हुई थी। और मेसोपोटामिया मतलब वर्तमान का इराक। तो मेसोपोटामिया जिसे आप वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, इराक। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उस सभ्यता का नाम क्या मिलता है, सुमेर सभ्यता, और जिसे आज आप नाम देते हैं इराक, मेसोपोटामिया को। और यहीं की जो ये सभ्यता थी सुमेर सभ्यता, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले विश्व में लेखन कला का विकास किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। मतलब प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो दिल्ली की सल्तनत थी उसे इन चारों में से किसे सबसे ज़्यादा खतरा था, किससे सबसे ज़्यादा खतरा था। तो प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा कि दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था, मतलब इन चार ऑप्शन में से वो कौन से लोग थे जिनसे या जिन लोगों से दिल्ली की सल्तनत को सर्वाधिक डर था या खतरा था। तो ऑप्शन ए है मुगलों से, ऑप्शन बी है अफगानों से, ऑप्शन सी है ईरानियों से या ऑप्शन डी है मंगोलों से। तो जब भारत में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चला था, मतलब सल्तनत काल दिखाई देता है जब भारत में, तो उस समय जो दुनिया की जो सबसे खतरनाक एक आक्रमणकारी समूह दिखाई देता है उस समय का, वो दिखाई देता है मंगोल। तो जब दिल्ली में या भारत में सल्तनत काल के शासकों का शासनकाल चल रहा था, उस समय पूरे विश्व में जिन लोगों का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा था एक योद्धा समूह के रूप में, और वो थे कौन, मंगोल। तो मंगोल सबसे खतरनाक थे और इनसे पूरी दुनिया भयभीत थी उस समय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मंगोल। याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे बड़ा बाहरी खतरा कौन थे, मंगोल। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। इब्न बतूता ने, बर्नी ने, बदायूनी ने या अमीर खुसरो ने। मतलब यहाँ पर सती प्रथा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है और ये जो प्रश्न है इसमें जितने नाम दिए हैं सभी ये मध्यकालीन व्यक्तियों के नाम हैं। तो ये पूछा गया है कि इन चारों व्यक्तियों में से वो कौन सा मध्यकालीन व्यक्ति है जिसने भारत में सती प्रथा को अपनी आंखों से देखा है और अपने किसी ग्रंथ में उसका वर्णन किया है। तो वो व्यक्ति यहाँ पर दिखाई देता है कौन, इब्न बतूता। कौन, इब्न बतूता। ध्यान रखेंगे कहाँ से आया था, तो ये अफ्रीका से आया था। अफ्रीका का कौन सा देश है वो भी ध्यान रखेंगे, तो अफ्रीकी देश मोरक्को। अफ्रीकी देश मोरक्को का ये निवासी माना जाता है और इसने भारत में रह करके रेहला नामक किताब लिखी थी। कौन सी किताब, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, रेहला। तो इब्न बतूता जब भारत आया तो उसने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ का नाम है रेहला। और इसी ग्रंथ में उसने इन बातों का वर्णन किया है कि उसने अपनी आंखों से स्वयं सती प्रथा की घटना को घटते हुए देखा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या है, इब्न बतूता। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोदी वंश का संस्थापक कौन था, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या
इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न क्या पूछा गया है, किस वंश के बारे में, लोदी वंश के बारे में। और क्या पूछा गया, संस्थापक। तो लोदी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश दिखाई देता है। पांचवा और अंतिम वंश कौन सा था दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश हमें दिखाई देता है कौन सा, लोदी वंश। और लोदी वंश का संस्थापक जो व्यक्ति हमें दिखाई देता है वो है बहलोल लोदी। तो ध्यान रखेंगे कौन है, बहलोल लोदी ही वो व्यक्ति है जिसने किसकी स्थापना की थी, लोदी वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया, अकबर, हुमायूं, सुल्तान सिकंदर लोदी या शाहजहां। तो याद रखेंगे आगरा शहर की स्थापना करने वाला व्यक्ति दिखाई देता है सल्तनत काल का लोदी वंश का एक शासक सिकंदर लोदी। ये प्रश्न वैसे भी आता रहता है कि किस व्यक्ति ने या किस मुस्लिम शासक ने आगरा शहर को बसाया था। तो आगरा शहर को बसाने वाला और उसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित करने वाला व्यक्ति है कौन, सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, सुल्तान सिकंदर लोदी ही व्यक्ति है जिसने ये कार्य किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रणथंभौर क्या है। तो रणथंभौर सबसे पहले तो जान लीजिए कि रणथंभौर एक शहर है, एक स्थल है। इसकी वर्तमान लोकेशन कहाँ है, तो इसकी वर्तमान लोकेशन आपको दिखाई देती है राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है ये रणथंभौर। और राजस्थान का जो सवाई माधोपुर जिला है उसी सवाई माधोपुर जिले में ये स्थित है। सवाई माधोपुर जो जिला है उस सवाई माधोपुर जिले में इसकी लोकेशन दिखाई देती है। तो रणथंभौर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अब ये है क्या, प्रश्न में यही पूछा गया है, एक मुगल महल, एक राजपूत दुर्ग, एक खिलजियों की राजधानी या बौद्धों का तीर्थ यात्रा का केंद्र। तो ध्यान रखेंगे रणथंभौर जो है ये एक ऐतिहासिक दुर्ग है। क्या है, तो यहाँ पर राजपूत काल का एक प्रसिद्ध दुर्ग है या किला निर्मित दिखाई देता है। तो राजपूत कालीन दुर्ग या किले का निर्माण दिखाई देता है कहाँ पर, रणथंभौर में, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। कौन से जिले में, सवाई माधोपुर में। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सी भाषा थी जिसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने संरक्षण दिया या विशेष रूप से संरक्षण दिया। तो चार ऑप्शन है, उर्दू, अरबी, फारसी या तुर्की। तो याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण दिया था। कौन सी भाषा को, तो फारसी ही वो भाषा थी जिसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। आते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ, 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी या 15वीं सदी। तो ध्यान रखेंगे ईस्वी की बात है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 13वीं सदी। 13वीं सदी वो सदी थी जब भारत में क्या आया, कागज। तो भारत में कागज का प्रयोग मध्यकाल में शुरू होता है, जब मुस्लिम शासकों का शासनकाल शुरू होता है उसी समय भारत में कागज का भी पहली बार प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, 13वीं सदी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, मांडू की रानी, और रानी का नाम क्या है, रूपमती के बारे में। तो उनका संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से दिखाई देता है। सबसे पहले तो मांडू को जान लेते हैं। मांडू एक जगह या स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। कहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का जो धार जिला है उस धार जिले में ही आपको मांडू की लोकेशन दिखाई देती है। तो ये एक बहुत ही बेहद और खूबसूरत पर्यटन स्थल है। ध्यान रखेंगे बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक स्थल भी है, ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। कौन से जिले में, तो धार। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत स्थल है कौन सा, मांडू। और इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि रानी रूपमती का संबंध किससे है। तो यहीं पर आपको रानी रूपमती की कहानी भी दिखाई देती है, मांडू से जुड़ी हुई कहानी है वो। तो पूछा गया कि इन चारों में से कौन से व्यक्ति से साथ इसका संबंध दिखाई देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी, बाज बहादुर, महावत खान या जहांगीर खान। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर, इन दोनों की प्रेम कथा इस क्षेत्र में प्रचलित है। आज भी ये कहानी प्रचलित है कि बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो प्रेम कथा थी उसके बारे में आज भी यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो ये दोनों कहाँ से संबंधित हैं, मांडू से। मांडू है कहाँ, तो एमपी में कहाँ पर, धार में। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, बहमनी, चोल, विजयनगर या पल्लव। तो बात किसके बारे में की गई है, कृष्णदेव राय के बारे में की गई है। तो कृष्णदेव राय मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत के एक बहुत ही महान शासक माने जाते हैं। ये तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि कहाँ के शासक थे, तो दक्षिण भारतीय राज्यों में से एक किसी राज्य के वो एक महान शासक थे। प्रश्न में यही पूछा गया कि वो किस राज्य से या किस राजवंश से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विजयनगर। किस राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर राज्य या विजयनगर साम्राज्य के वो एक महानतम राजा दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी या किनके दरबारी थे, कृष्णदेव राय, राजराजा प्रथम, राजेंद्र चोल या टीपू सुल्तान। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न में क्या पूछा गया है,
बताया गया है कि बीरबल किसके दरबारी कवि थे या दरबारी विद्वान थे, तो बीरबल दरबारी विद्वान थे अकबर के, और अकबर के 9 रत्नों में से एक दिखाई देते हैं कौन, बीरबल। उसी तरह से ये पूछा गया है एक और विद्वान के बारे में, और उन विद्वान का नाम है तेनालीरामन। और ये जो तेनालीरामन थे ये किस राजा या सम्राट के अधीन थे या शासक के अधीन थे, यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो शासक है विजयनगर राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय, और इनके ही शासनकाल में अष्टदिग्गज के होने का प्रमाण दिखाई देता है। किसका दिखाई देता है, तो अष्टदिग्गजों के मौजूद होने का प्रमाण दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अष्टदिग्गज। और ये अष्टदिग्गज किस काल में मौजूद थे, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में मौजूद थे। और इन्हीं अष्टदिग्गजों में से एक दिग्गज थे कौन, तेनालीरामन। तो जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, मतलब 9 अलग अलग विद्वान, वैसे ही कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज थे, मतलब 8 अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान। और उन्हीं में से एक विद्वान हमको दिखाई देते कौन, तेनालीरामन, जो कि अपनी बुद्धि कौशल की वजह से विशेष रूप से विख्यात है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, हरिहर बुक्का, बुक्का द्वितीय, विजय राय या हरिहर द्वितीय। तो इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है कि उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर स्थापित हुआ और कब स्थापित हुआ। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना आपको 1337 ईस्वी के आसपास दिखाई देती है। कब, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती हुई दिखाई देती है 1337 ईस्वी के आसपास, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं 14वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास आपको दक्षिण भारत में, कहाँ पर, तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती हुई दिखाई देती है। तो 1337 ईस्वी के आसपास जब उत्तर भारत में तुगलक वंश का शासनकाल चल रहा था, और तुगलक वंश में जो शासक शासन कर रहा था वो शासक कौन दिखाई देता है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जब भारत में, उत्तर भारत में सल्तनत काल का एक वंश तुगलक वंश शासन कर रहा था, और उस तुगलक वंश में एक शासक दिखाई देता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके शासनकाल के दौरान ही वर्ष 1337 में 1337 में आपको दक्षिण भारत में वर्तमान जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक नया राजवंश, एक या नया साम्राज्य उदित होता हुआ दिखाई देता है। और वो साम्राज्य कौन सा है, तो वो साम्राज्य है कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। और प्रश्न में यही पूछा गया है कि वह साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो याद रखेंगे यह साम्राज्य 2 सगे भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया, और वो 2 सगे भाई थे कौन, हरिहर और बुक्का। ध्यान रखेंगे कौन थे वो दोनों भाई, तो हरिहर और बुक्का ही वो 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। और इन्होंने अपने पिता संगम, पिता का नाम क्या था, संगम, उसके नाम से अपने वंश की नींव रखी। तो इसलिए आप जब देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे पहला वंश दिखाई देता है वो कौन सा वंश है, संगम वंश। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी, मैसूर, धारवाड़ या कोई नहीं। तो बात किसके बारे में की गई, विजयनगर साम्राज्य के बारे में और इसकी राजधानी के बारे में। तो इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी। कहाँ पर दिखाई देती है हम्पी, तो ये हम्पी का जो लोकेशन है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में दिखाई देता है। कहाँ पर, तो कौन से राज्य में है ये हम्पी, तो वो कर्नाटक राज्य में, वर्तमान कर्नाटक राज्य में इसकी लोकेशन दिखाई देती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ, कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर राय या बुक्का राय। प्रश्न क्या पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। कौन सा साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और यह पूछा गया कि जो उसका हिंदू राजवंश था, मतलब विजयनगर में जिन शासकों ने शासन किया उसमें सभी 4-5 वंशों ने वहाँ पर शासन किया और सभी हिंदू राजवंश थे। तो उनमें से वो अंतिम राजवंश या अंतिम शासक कौन दिखाई देता है, तो हिंदू राजवंश में निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हो। मतलब प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर राज्य जो था उसमें जितने भी हिंदू शासक हुए उनमें से वो अंतिम हिंदू शासक कौन है जिसकी पराजय के बाद ये साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया, समाप्त हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं, कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर राय या बुक्का राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राम राय। कौन, तो राम राय ही व्यक्ति है। कौन है वो व्यक्ति, राम राय, जिसकी पराजय के बाद ये तय हो गया कि अब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नूनीज, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर किसके शासनकाल में आया था। तो किसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, नूनीज के बारे में। कहाँ का यात्री था, तो ये मध्यकाल में भारत आया एक पुर्तगाली यात्री था। कहाँ पहुंचा था ये अपनी यात्रा के दौरान, तो विजयनगर साम्राज्य पहुंचा था। प्रश्न में पूछा गया कि जब वो विजयनगर साम्राज्य पहुंचा तो वहाँ पर कौन सा व्यक्ति शासन कर रहा था, देवराय, अच्युत राय,
कृष्णदेव राय या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अच्युत राय। जब भारत में अच्युत राय का शासन था विजयनगर साम्राज्य में, तभी नूनीज नामक एक पुर्तगाली यात्री मध्यकाल में भारत आया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाडियार के शासक थे मैसूर का देसी राज्य, त्रावणकोर का देसी राज्य या विजयनगरम या कोई नहीं। तो बात की गई है वाडियार राजवंश की या वाडियार की। तो वाडियार जो राजवंश है वो कर्नाटक में उसी जगह पर शासन करता है जहां पर विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति होती है। तो जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, उसी साम्राज्य के पतन के अवशेषों पर एक नया राजवंश उदित होता है जो कि स्थानीय राजवंश था और उसका नाम है क्या, वाडियार। तो मैंने क्या बोला, एक स्थानीय राजवंश। तो यहाँ पर वही होगा कि वाडियार जो वंश था वो मैसूर का एक देसी राज्य था। ध्यान रखेंगे, मैसूर जो कि जिसकी लोकेशन कहाँ दिखाई देती है, कर्नाटक में। तो मैसूर का एक देसी राज्य था कौन, वाडियार। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी, चेरों की, यादवों की, पांड्यों की या होयसलों की। तो द्वार समुद्र राजधानी थी होयसलों की। और इसकी लोकेशन कहाँ दिखाई देती है द्वार समुद्र की, तो इसकी लोकेशन आपको दिखाई देती है कहाँ, कर्नाटक राज्य की सीमाओं में। तो कर्नाटक राज्य की सीमाओं में स्थित था कौन, द्वार समुद्र। और ये राजधानी थी इसकी होयसल राजवंश के शासकों की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हेलबिड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था, राय वंश के शासकों द्वारा, होयसल वंश के शासकों द्वारा, चोल वंश के शासकों द्वारा या पांड्य वंश के शासकों द्वारा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हेलबिड कहाँ है। तो हेलबिड की जो लोकेशन दिखाई देती है कहाँ दिखाई देती है, कर्नाटक राज्य में दिखाई देती है। कहाँ पर दिखाई देती है, तो कर्नाटक राज्य में हेलबिड की लोकेशन दिखाई देती है। और इन चारों में से जो नाम यहाँ पर दिया गया है, इन चारों राजवंशों में से होयसल राजवंश ही वो राजवंश दिखाई देता है जिसका मुख्य रूप से शासन क्षेत्र कर्नाटक के आसपास था। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, होयसल। प्रश्न में पूछा गया हेलबिड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, होयसल। होयसल वंशी वंश था जिसके शासकों द्वारा हेलबिड में क्या बनवाए गए थे, भव्य मंदिर बनवाए गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा गया महलवाड़ी या महालवाड़ी, पटवारी, इक्तदारी या इक्तादारी या जमींदारी। तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में पूछा गया है, सल्तनत काल के बारे में। और सल्तनत काल में क्या, तो भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा गया है। तो सल्तनत काल में भारत में भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक विशेष प्रकार विकसित होता है और वो विशेष प्रकार है इक्तादारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इक्तादारी। तो ध्यान रखेंगे क्या है वो प्रथा, इक्तादारी प्रथा। तो एक तरह से जमींदारी प्रथा की तरह समझिए कि मध्यकाल में मुस्लिम शासकों द्वारा या सल्तनत काल के शासकों द्वारा भारत में एक नई प्रथा शुरू की जाती है भूमि दान देने की या भूमि वितरण करने की, और वो क्या थी, इक्तादारी। इसमें होता क्या था, इसकी शुरुआत किसने की थी, सबसे पहले ये भी ध्यान लीजिए कि भारत में इक्तादारी प्रथा का जन्मदाता कौन दिखाई देता है, तो वो है इल्तुतमिश। कौन सा व्यक्ति, तो इल्तुतमिश वो व्यक्ति है जिसने भारत में इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किस व्यक्ति ने की, तो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई थी। और ये है क्या प्रथा, तो इसमें क्या किया जाता था कि शासकों के द्वारा जो उनके नीचे अधीन जो उनके कर्मचारी होते थे, अधिकारी वर्ग के लोग हुआ करते थे, जब उनको वेतन नहीं दिया जा पाता था तो उसके बदले में उनको भूमि दे दी जाती थी, और ऐसी भूमि जिससे उनको राजस्व या लगान ग्रहण करने का अधिकार होता था। उस भूमि के वो मालिक नहीं होते थे लेकिन उस भूमि से वो लगान वसूल कर सकते थे। तो इससे काम आसान हो जाता था किसके लिए, सुल्तानों के लिए एक मजबूत सेना तैयार करने में। तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है, तो गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश, ये उसका जन्मदाता है। ध्यान रखेंगे किसका, इक्तादारी या इक्तदारी प्रथा का। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे प्रश्न आता रहता है। तो आज हमने जो ये प्रश्न देखे, ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इन पर नज़र बनाए रखिएगा। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।